नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि स्पॉटलाइट के 600 से अधिक कार्यक्रम अन्य चैनलों पर प्रकाशित हो चुके हैं। स्पॉटलाइट के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं देश के जानी मानी हस्तियों से, जिसमें कि कला, संस्कृति, शिक्षा, समाज सेवा, उद्योग और अन्य वर्ग के लोग आकर आपको मार्गदर्शन देते हैं और हम उनके जीवन परिचय से आपको रूबरू करवाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, जिन्होंने न कि सिर्फ हमारे देश में बल्कि देश के बाहर भी 65 से अधिक देशों में मूर्तियां लगाई हैं और उनके देश की शोभा है आज वो मूर्तियां। हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग जगह पर इन्होंने मूर्तियां लगाई हैं, जिनमें कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मैं आपको बताना चाहूँगा, विश्व की सबसे बड़ी जो शिव जी की मूर्ति है वो इन्होंने बनाई है। तो आइए आज हम रूबरू होते हैं नरेश कुमार कुमावत जी से और हम जानते हैं इनसे कि आखिरकार इन्हें मूर्तिकार बनने की प्रेरणा कैसे मिली और किस तरीके से ये ना कि सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं नरेश कुमावत जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पॉटलाइट कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना जीवन परिचय दें, आप अपने बारे में कुछ बताएं। सर नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमावत, मैं मूर्तिकार बाय प्रोफेशन, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ। पिलानी राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। मेरी तीसरी पीढ़ी इस कार्य में है और अभी तक हमने हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी काफ़ी बड़े बड़े स्कल्पचर्स हमने बनाए हैं। मेरे पूज्य पिताजी श्री मातुराम जी वर्मा, जिनसे मैंने ये काम सीखा और इसको परंपरागत निधि के साथ साथ किस तरह से हमने मॉडर्नाइज और टेक्नोलॉजी के साथ इसको ब्लेंड किया, वो कार्यशाला आज हम मानेसर गुड़गांव में एक स्टूडियो के माध्यम से विश्व भर में चला रहे हैं। जिस एरा में मैं स्कूल में था या स्कूलिंग कर रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 96-97, तो उस समय एक प्रचलन था कि डॉक्टर और इंजीनियर्स बने और डॉक्टर्स और इंजीनियर ही रहे। बट मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आई बोर्न इन ए फैमिली वेयर द कैरियर वाज इनबिल्ट, तो मैंने उसी परंपरागत तरीके को आगे बढ़ाते हुए स्कल्पचर्स का काम पूज्य पिताजी से सीखा और उसको आज आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज के दिन लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, डिजिटल युग आ गया है, लोग सिनेमा और ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं या फिर डिजिटली लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में एक मूर्तिकार बनने की आपने सोची और आज आपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं अलग अलग देशों में भी। तो ये बनने की आपको प्रेरणा कैसे मिली और किस तरीके से आज आप अपने आप को फील करते हैं? सर कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा और बायोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट था एंड आई वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली या कहूँ मैं फॉर्चुनेटली आई कुड नॉट हैव क्लिक दैट पीएमटी एग्ज़ाम। और उसके बाद जब पिताजी ने कहा कि मैं एक सिंपल ग्रेजुएशन करूँ, तो उसको मैंने नकारते हुए मैंने ये पाथ चुना कि मैं उसी परंपरागत तरीके स्कल्पचर आर्टिस्ट को ही, मूर्तिकला को ही मैं आगे बढ़ाऊँ और उसी को मैं आज एक उस मुकाम तक लेके आया कि जहां हम टेक्नोलॉजी को मूर्तिकला में इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि ये जाना जाता है कि मूर्तिकला, कलाकार एक बहुत ही नीरसता का विषय है। जब कलाकार कोई भी काम करता है उसमें आत्म उसके साथ इंटीग्रल आत्मसात होकर के वो काम करता है और उसमें बहुत ही टीडियसिटी होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट एंजॉय दैट वर्क। हमने इस काम के अंदर डिजिटलाइजेशन, किस तरह से 3D स्कैनिंग करके 3D टेक्नोलॉजी को इसके साथ इंट्रोड्यूस करके इस काम को आगे बढ़ाया। आज हम जब भी कोई स्कल्पचर तैयार करते हैं तो हम उस विधा को की जो छेड़नी या थोड़ी या करनी परंपरागत तरीके के जो औजार हैं उनको साथ में काम लेते हुए किस तरह से आज कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वो जो नीरसता थी वो दूर हुई। और आज टेक्नोलॉजी के साथ जब कदम से कदम मिला के 21वीं सदी में हम चल रहे हैं तो हम स्कल्पटिंग को भी एक नया आयाम दे पा रहे हैं, ऐसा मैं सोचता हूं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपको अपने दादाजी और पिताजी से ये विरासत में मिली है, लेकिन उस समय की कार्यशैली अलग है और आज आपने इस कार्यशैली में डिजिटलाइजेशन जोड़ दिया है। आज आप कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हो, तो आपने इसके लिए भी कोई एजुकेशन ली है या फिर आपको किस तरीके से पूरी नॉलेज प्राप्त हुई है? ये मूर्तिकला के क्षेत्र में जब मैंने कदम रखा तो एक हमारे बड़ौदा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स है, वहाँ मेरा जाना हुआ, वहाँ पे मेरा रहना हुआ, वहाँ पे काम को सीखना हुआ। तो किस तरह से कन्वेंशनल काम हम करते जाएं। आज अगर मैं आशीष जी आपसे बात करूं कि अगर हम मूर्तिकार की कल्पना करें या किसी भी मूर्ति की बात करें,
मूर्तिकार के विषय में भी अगर बात करें तो हमारे सबसे पहले जहन में जाता है खजाने वालों का रास्ता जयपुर, जहाँ पे हजारों मूर्तिकार हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, घड़ाई करते हैं, काम को करते हैं। उसी विधा को जब हमने सीखा तो इसी तरह से मुझे मौका मिला स्लाइड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स लंदन जाने का, और वहाँ से मुझे मौका मिला कैलगरी कनाडा जाने का, जहाँ पर मुझे 3D टेक्नोलॉजी, जहाँ हम आर्टकैम जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके मूर्तिकला को आगे बढ़ाएं, किस तरह से फॉर्म कार्विंग होती है, किस तरह से स्टोन कार्विंग रोबोटिक हो सकती है, और ये सब टेक्नोलॉजी को जब ब्लेंड करके मैं कनाडा से दिल्ली या मानेसर लेके आया तो मुझे बहुत अच्छे मौके मिले। और 2014 के बाद में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया अनाम डिजिटलाइजेशन एक नए भारत का किया, उसी को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए हमने ये मूर्तिकला का पूरा डिजिटलाइजेशन किया। 3D स्कैनिंग से लेके आर्टकैम सॉफ्टवेयर, पॉलीवर्क सॉफ्टवेयर, माया, जीब्रस, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मूर्तियों को घड़ना और फिर नई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए उन बड़ी मूर्तियों को खड़ा करना, ये एक सुखद विषय रहा। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया कि आपने पूरी इंडस्ट्री को एक नया शिफ्ट दे दिया, नया आयाम दे दिया। तो अभी जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपने शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, उसके बारे में सर आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति होने वाली है, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि लोगों को पता चले, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये आपने बनाई कैसे, इसके पीछे अपनी मेहनत और आखिरकार इसमें खास क्या है। 2013 की बात है जब मैं ये कैलगरी कनाडा से सारा काम सीख रहा था, और वहाँ से जब मैं शिफ्ट हुआ गुड़गांव, तो एक हमारे मदन पालीवाल जी हैं, मिराज ग्रुप के ओनर हैं, उनके जहन में एक ख्वाब था, एक सपना था उनका कि विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा नाथद्वारा में स्थापित की जाए। और रसराज, क्योंकि श्रीनाथ जी जो है रसराज भगवान श्री कृष्ण की धरा है, वहाँ पे रसराज के साथ नटराज का भी समायोजन हो। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मदन पालीवाल जी ने जब मुझसे कहा कि यहाँ पे एक बड़ा भगवान शिव का एक स्कल्पचर हम बनाए, बड़ी शिव जी की मूर्ति बनाए जो गगनचुंबी हो, लगभग 350 फीट ऊंची मूर्ति हमने वो बनाई। 2014 के अंदर हमने उस मूर्ति का कार्य शुरू किया और आज वो मूर्ति बन करके तैयार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्कल्पचर है पूरा, ये तैयार है आज। ये अगर मैं बात करूं उस मूर्ति का चेहरा है, ये चेहरा 70 फीट का है, 70 फीट का ये चेहरा है। एक आँख जो है मूर्ति की, जो आप देखते हैं वो आँख की साइज़ 18 फीट है। उनका एक कॉर्निया 4 फीट का है, जो कॉर्निया का एक लेंस होता है वो 4 फीट का लगभग। इस मूर्ति के अंदर 4 एलिवेटर हैं जो आपको मूर्ति के कंधे तक लेके जाएंगे और आप वो कंधे से नीलकंठ महादेव का दर्शन कर सकेंगे और पूरी नाथद्वारा की धरती का दर्शन कर सकेंगे। इसी परिकल्पना के साथ हमने इस मूर्ति का निर्माण शुरू किया था। इसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान रहा। हमने बहुत अल्प समय में इस पूरे स्कल्पचर का निर्माण किया। इंतजार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जब वो वहाँ जाएं और इसका उद्घाटन करें और यह सबके लिए उपलब्ध हो। बहुत बढ़िया, मतलब ये हमारे देश का गौरव बनने वाला है जो आपके द्वारा होने वाला है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जानना चाहूँगा, जब मैं आपके बारे में विषय में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप पूरे विश्व में अलग अलग जगह मूर्तियाँ लगा रहे हैं, तो मूर्तियाँ लगाकर आपको कैसा फील होता है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे अवार्ड्स और रिवार्ड भी मिले हैं, तो अपने बारे में, इस बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जिस धरा से मैं आता हूँ पिलानी, वहाँ पर बिरला जी का जन्म वहीं पे हुआ। जो हम सुनते हैं टाटा बिरला फैमिली पूरी उसी पिलानी की देन है, और मैं भी उसी पिलानी की देन हूँ। राजस्थान में ये एक प्रांत है, बिट्स पिलानी, आप सब लोगों ने सुना होगा। तो वो शिक्षा नगरी के नाम से पिलानी प्रसिद्ध है। वहाँ पे जब बिरला जी निकल के गए और उन्होंने व्यापार में अपनी नई आयाम छुए, नई ऊंचाइयाँ छुई, तो वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कारोबारी कहलाए। मैं एक प्रजापति के घर में पैदा हुआ, जहाँ मुझे मौका मिला कि मैं अपने कार्यशैली से और अपने काम से जाना जाऊँ और इसी तरीके से मैं चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। और मैंने जो प्रयास किया उसमें जब मुझे सफलता मिली, जब सबसे पहली बार हमने मॉरिशस के अंदर 108 फीट ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा गंगा तालाब पर बनाई, और वहाँ पर जब हम जाते थे मॉरिशस, तो वहाँ के उप प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री जब हमारे साथ बैठकें करते थे, उस मूर्ति के विषय पे चर्चाएं करते थे, तो वो बड़ा ही गौरवान्वित क्षण होता था। क्योंकि हम उस वक्त इस तरह से कोई 5000 करोड़ या 6000 करोड़ की बातें नहीं कर सकते थे, लेकिन एज एन आर्टिस्ट ये सबसे बड़ा मौका हमारे लिए रहा कि एज ए स्कल्पचर आर्टिस्ट जब मैं किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो कला के माध्यम से ही मुझे वो जरिया मिला।
ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और उसी तरह से जब वहाँ पर हमें उस काम को पूरा करने के बाद अवार्ड मिला, ऑनर मिला, वो बहुत ही सुखद क्षण है। एक कलाकार के जीवन में सबसे बड़ा कमाई वही होता है कि जब उसके काम से उसको पहचाना जाए। आज मॉरिशस हो, चाहे एस्तोनिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे अपना स्लोवेनिया हो, ऐसे ही एक लंबी सूची है, स्कॉटलैंड से लेकर मॉरिशस से लेकर के सीशेल्स से लेकर के मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लेकर के हर जगह हमने बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगाए हैं जो आज उन जगह की शोभा भी बढ़ा रहे हैं और हमारे देश के महापुरुषों का नाम वहाँ पर लिया जाता है बड़े सम्मान के साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। साथ ही साथ में उन सभी दर्शकों के लिए कुछ जानना चाहूँगा जो दर्शक हमारे कुछ काम करना चाह रहे हैं, अगर वो मूर्तिकार की फील्ड में आना चाहें, अगर वो मूर्तिकार बनना चाहते हैं, तो उन लोगों का मार्गदर्शन करें कि उनके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए और इस कार्य में आने के लिए वो किस तरीके से आ सकते हैं। कला एक स्वरुचि का विषय है। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी भी कलाकार का मन होता है कि मेरे को वो काम करना है, तो उसके साथ उसको आत्मसात होना जरूरी है। और जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आज की युवा पीढ़ी को हम बताएं कि एक कलाकार भी इस तरह से काम कर सकता है कि वो अपने काम के विषय से जाना जाएगा, काम की वजह से उसकी पहचान बनेगी और वो बड़े मौके मिलेंगे। और जिस तरह से हमें आज की तारीख में मैं बात करूं तो हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं। हम देश की नई पार्लियामेंट बन रही है, उसके अंदर उसका जो इंटीरियर का काम है, काफ़ी सारे काम उसमें हम कर रहे हैं। उसके साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्कल्पचर बन रही है जो इंडिया गेट पर लगाई जा रही है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसी तरह से और भी बड़े बड़े स्कल्पचर्स करने का मौका मिलता है। और जैसे देश और विदेश के अंदर जब ये काम करने का मौका मिलता है तो ऑफकोर्स उसमें नाम का तो कमाना है ही है, साथ में आपको एक कैरियर भी सेटअप करने का मौका मिलता है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ साथ ये एक ऐसी विधा है जिसको हम आगे लेके जाएं या इसके साथ कोई लोग जुड़े तो अपना नाम कमा सकते हैं। सर, मैं ये आपकी किताब देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्कल्पचर आपने दिखाए हैं, जिसमें कि श्री राम जी का भी है और अटल बिहारी वाजपेयी का है, साथ साथ में भीमराव अंबेडकर जी का भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने देश विदेश में किस किस तरह की मूर्तियाँ बनाई हैं, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। ये आशीष जी, हमने अभी तक देश में ही नहीं विदेशों में जो बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगाए हैं उनमें प्रमुखतः महात्मा गांधी जी के स्कल्पचर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के हैं, स्वामी विवेकानंद जी के स्कल्पचर्स हैं। और जो बड़े स्कल्पचर्स हमने लगाए हैं वो भगवान शिव की प्रतिमा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मॉरिशस में हमने लगाई है। अभी एक बड़ी प्रतिमा टोबैको एंड ट्रिनिडाड में हमने लगाई है हनुमान जी की। टोरंटो कनाडा में लगभग 12 जगह हम बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगा रहे हैं, लगभग 50 फीट से ऊंचे। और वहाँ पे मंदिरों का भी बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हम कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में अगर मैं जोड़ूं तो गयाना के अंदर महर्षि दयानंद जी का 50 फीट ऊंचा स्कल्पचर हम बना रहे हैं। और ये सारे स्कल्पचर्स हम यहीं से बना करके एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ हमारी टीम जा करके इनको असेंबल करती है। 2011 में मैंने मातूराम आर्ट सेंटर की स्थापना की थी मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर। हाँ जी। उस सेंटर में आज की तारीख में लगभग 200 लोग कार्यरत हैं, 200 कारीगर मैं कहूँगा कार्यरत हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं या डिजिटल स्कल्पटर आर्टिस्ट भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और वो सब इस कार्य को आगे लेकर के जाने का हम एकजुट प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया था कि आप शायद गुड़गांव के पास आपका एशिया का सबसे बड़ा मूर्तिकार का पूरा वो आपने सिस्टम लगाया हुआ है, तो उसके बारे में बताएं कि आखिरकार वहाँ पर क्या क्या होता है और किस तरीके से आप काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मातूराम आर्ट सेंटर की स्थापना मैंने 2011 में की थी, पूज्य पिताजी से प्रेरित होकर के। उन्हीं के नाम पर मैंने ये एक संस्थान का स्थापना किया। और अब वहाँ पर हम जिस तरह से मेटल कास्टिंग, हमारी मूर्ति कला में मेटल कास्टिंग एक अभिन्न अंग माना जाता है कि किस तरह से मूर्तियों की ढलाई की जाए, और वो ढलाई की जाए तो कितनी ढलाई की जाए एक दिन के अंदर, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि जब आप बड़ा स्कल्पचर बनाते हो, जिसकी अगर मैं बात करूं कि अभी एक स्कल्पचर मुंबई में आना है जिसके अंदर लगभग 8 लाख किलो के करीब, यानी 800 मेट्रिक टन मेटल का इस्तेमाल जिसमें किया जाना है, तो अगर मुझे उसको समय सीमा के ऊपर करना है तो मुझे मेरे सेटअप को, मेरे संस्थान को बड़ा बनाना होगा। और यही विज़न को आगे लेते हुए हमने एक फाउंड्री की स्थापना की जो आज लगभग 15 से 18 टन मेटल पर डे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी कास्टिंग कैपेसिटी इतनी है
कि हम बड़े से बड़ा स्कल्पचर एक बहुत ही कम समय के अंदर निर्माण करके स्थापित कर सकते हैं। सर, अगर हम बात करें मूर्ति की, तो मूर्ति में दो चीज़ें होती हैं जो उस आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। एक है परफेक्शन, एक सुंदरता। तो ये परफेक्शन और सुंदरता के लिए बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता होगा। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और किस तरीके से आप इतनी बेहतरीन मूर्तियाँ बना लेते हैं सर? जैसा मैं आपसे बता रहा था कि मूर्तिकला में अनुपात और प्रपोर्शन जो है वो मूर्तिकला का अभिन्न अंग माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बारीकियों का उसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये मूर्तियाँ दर्शनार्थ होती हैं और इन्हीं से प्रेरित होकर के, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष की हो या देवता की मूर्ति हो, उसी से हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर इन रेशों को, इन प्रोपोर्शंस को मेंटेन करने के लिए मैंने पूज्य पिताजी से काफ़ी बारीकियों से काम सीखा, जो आज भी मेरी मदद करते हैं मेरे काम को परफेक्ट बनाने में, उसका निखार लेके आने में और उसको काम को समय सीमा के अंदर करने में। जहाँ तक सवाल स्कल्पचर्स के अंदर डिवाइन ब्यूटी का है, डिवाइन ब्यूटी मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया कि मूर्ति कला जिस काम में मैं हूँ ये बिजनेस कभी नहीं हो सकता। दिस कैन नेवर बी ए बिजनेस। इसमें डेडिकेशन आपका होना चाहिए, त्याग आपका होना चाहिए, तभी आप उसको परफेक्ट बना सकते हैं। डिवाइन ब्यूटी के लिए आपको मूर्ति के साथ या उस पर्टिकुलर स्कल्पचर के साथ आत्मसात होना पड़ता है, इंटीग्रल होना पड़ता है, ताकि आप अपनी भावनाओं के साथ साथ उस भगवान की, उस देवता की भावनाएं भी उसमें उकेर सको, ताकि जो भी उसका दर्शन करे वो उस मूर्तिकला से प्रभावित हो। 2006 और 7 की बात है, जब मैं एक विकट परिस्थितियों में था कि मैं चूज नहीं कर पा रहा था कि मैं इस काम को बिजनेस में लेके जाऊं या इसको मैं एक डिवाइन ब्यूटी या एक संदेश देने के लिए, प्रेरणा के लिए लेके जाऊं, आगे मिशन के रूप में आगे लेके जाऊं, ताकि मैं संस्कृति को आगे बढ़ावा दे सकूं। तो पिताजी ने मुझसे उस टाइम कहा कि अब मैं 21 दिन का सुंदरकांड का पाठ करूं। तो वो जो 21 दिन का सुंदरकांड के पाठ की प्रेरणा मुझे पिताजी ने दी, तो वो 21वां दिन आते आते ऐसा हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि जब भगवान के साथ जब हम बातचीत कर रहे हैं या उनके साथ जब हम पाठ कर रहे हैं, तो 21, 51, 101 नहीं। वो 2007 का समय था और आज 2022 का है। मैं मेरे दिन की शुरुआत सुंदरकांड के पाठ से करता हूं, जो मुझे प्रेरित करता है, मुझे शक्ति देता है एक बड़ा स्कल्पचर और बढ़िया स्कल्पचर बनाने की। बिल्कुल, आप सही में प्रेरणा के स्रोत हैं, जो आप काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और जिस तरीके से आपने भारत का नाम विदेशों में रोशन किया है और लोगों के लिए आप बिल्कुल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, लोगों को आप सिखाते रहिए, देश विदेश में आप मूर्तिकला को आगे बढ़ाएं और लोग आपको सुनना बार बार पसंद करेंगे। जब भी मौका मिलेगा मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। आज हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।